अगर आपने अब तक मीडिया अगर स्वराज आपने अब यूट्यूब तक चैनल मीडिया स्वराज सब्सक्राइब नहीं यूट्यूब किया है चैनल तो सब्सक्राइब नहीं कृपया किया है बटन तो दबाकर कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हमारी चर्चा का विषय है कि देश में आयुर्वेद को कैसे सुदृढ़ किया जाए। पिछले करीब 1 महीने से, जब से कोविड चल रहा है, हम लोग तमाम विषयों पर आयुर्वेद के इलाज को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और बात ये समझ में आई कि आयुर्वेद को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। और खास करके महामारी के संदर्भ में, चूंकि आयुर्वेद प्राचीन काल से उसके पास बहुत सारे मतलब ज्ञान है उनके पास। दवाइयाँ तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन भारत में क्या है कि इस जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कहीं बहुत एडवांस है, कहीं बहुत सुविधाएं हैं। पिछले दफे हम चर्चा कर रहे थे तो कोयम्बटूर का उदाहरण था। केरल तो वैसे भी एडवांस है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कई राज्यों में। लेकिन कई राज्यों में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई राज्यों में अभी भी कोविड का इलाज भी कर रहे हैं आयुर्वेद के लोग, होम्योपैथी के लोग। कुछ राज्यों में नहीं है, वो दूसरा काम कर रहे हैं। तो आज हमारा विषय यही है कि हालांकि आयुष मंत्रालय बनने के बाद हाईलाइट हुआ है आयुर्वेद, होम्योपैथी और जो भी परंपरागत इलाज जैसी है, लेकिन अभी भी उतनी मेरे ख्याल से प्रगति या उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आज हमारी चर्चा के कुछ बिंदु हैं स्पेसिफिक, जिसमें है कि भारत में आयुर्वेद की शिक्षा और डॉक्टरों की ट्रेनिंग। मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जब ट्रेंड होके जाएंगे लोग अपनी विधा में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो जनता की सेवा करेंगे। अस्पतालों का संचालन, उसमें यह है कि भाई उनमें क्या सुविधाएं हैं। दवा निर्माण की गुणवत्ता, क्वालिटी का बड़ा इशू होता है, खास करके जब एक्सपोर्ट होती हैं दवाएं। और जो आयुर्वेद का मैं समझता हूं कि मुख्य काम है, रोगों का उपचार तो बात की बात है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूकता। और देखिए, जो भी सिस्टम कम्युनिकेशन का रहा हो हमारे पुराने लोगों का, दादी, नानी, मामा, सब गांव गांव में लोग बहुत सारे नुस्खे जानते थे कि अपना इलाज कैसे अपने गांव या मोहल्ले या घर के जो किचन के चीजें से कैसे ठीक रख सकते हैं। तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार, ये बड़ा काम है आपका जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, इन सारी चीजों पे। और आज हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत ही वरिष्ठ लोगों का पैनल है। मैं अगर नीचे से शुरू करूं तो बिल्कुल कलरफुल हमारे एमएल भट्ट साहब हैं, विंडो में दिखाई दे रहे हैं, जो केजीएमयू लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं और अभी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो ऑन्कोलॉजी है उसमें अभी प्रोफेसर हैं। तन्मय गोस्वामी साहब हैं नीचे के ही विंडो में, बीच में, जो आप उडुपी से हैं और वहाँ गोस्वामी मैत्रेय आयुर्वेद आश्रम चलाते हैं। और कर्नाटक में भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उडुपी का ही कॉलेज भी काफ़ी मशहूर है। वात्स्यायन साहब हैं लुधियाना से, डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन, और ये बहुत सीनियर आयुर्वेदाचार्य हैं, 45 साल से करीब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अलावा ये अभी भी पठन पाठन में दिलचस्पी है आपकी। ऊपर की विंडो में दाहिने तरफ से जी गीता कृष्णन साहब हैं, जो इस समय जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल एडवाइजर हैं आयुर्वेद के लिए, खास करके भारत से गए हैं वहाँ। वैसे आपकी शिक्षा दीक्षा केरल में हुई है, दिल्ली में भी आपने काम किया है। और मेरे बिल्कुल बगल में है प्रोफेसर एसएन सिंह। एसएन सिंह साहब बीएचयू के प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के, और इस समय डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के, कर्ता धर्ता हैं। सिंह साहब, आप ही से हम चर्चा शुरू करेंगे कि ये जो शिक्षा है और ट्रेनिंग है, इसमें क्या करने की जरूरत है आयुर्वेद के लोगों को। पहले तो सर आप सभी को, पैनल के सभी मेंबरों को मेरा सादर प्रणाम सर। सर, जो आज का टॉपिक हमने लिया है, आपने चुना है, वो बहुत ही अच्छा है। इस महामारी में ऐसा था, आयुर्वेद तो पहले से लोग जानते थे और ये कहते थे कि गांव की चिकित्सा पद्धति है, लेकिन जब ये महामारी आई, कोरोना आया, तो मुझे लगता है कि शहर में भी लोग जागरूक हुए और इसको अपनाए।
और जिससे काफी जो है लोगों को इसके अपनाने से लाभ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद की सर शिक्षा में मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। भट्ट साहब बैठे हैं जो बीएचयू, जब बीएचयू में पहले बीएमएस था तो सन 63 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं मालूम है, वहां पर बीएमएस बंद करके और आईएमएस एमबीबीएस कोर्स शुरू किया गया। तो जब उस समय वहां पर 63 के आसपास जब ये एमबीबीएस शुरू हुआ तो चूंकि मालवीय जी की संस्था है तो वहां पर जो सिलेबस बनाया गया उस जमाने में देखिए तो बनाया गया कि एमबीबीएस के साथ ही आयुर्वेद का भी अध्यापन कार्य होगा। यानी फर्स्ट ईयर में जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ ये कहा गया कि जो आयुर्वेद में रचना शारीर बताई गई है, आयुर्वेद में जो क्रिया शारीर बताई गई है, उसको पढ़ाया जाएगा और फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा पढ़ाया जाएगा। इसी तरह सेकेंड प्रॉफ में जब गए तो वहां पर जो इनके सेकेंड प्रोफेशनल के कोर्स थे, फार्माकोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन और पैथोलॉजी, तो इसी तरह आयुर्वेद का कहा गया कि रोग निदान पढ़ाया जाएगा और रस शास्त्र पढ़ाया जाएगा, यानी मिनरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो भस्म वगैरह के बारे में, और हर्बल द्रव्य गुण पढ़ाया जाएगा। और फाइनल प्रॉप में जैसे क्लिनिकल इनके डिपार्टमेंट थे वैसे ही हमारे जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, काय चिकित्सा, बाल रोग और स्त्री प्रसूति, शल्य सालाक। लेकिन फर्स्ट ईयर में उस समय के अगर देखें तो प्रोफेसर बीपी सिंह जो एक्स डायरेक्टर रहे, वहां से रिटायर हुए, तो उस जमाने में 1-1.5 साल ये पढ़ाई हुई, उन्होंने पढ़ा, लेकिन एमसीआई ने उस जमाने में इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं साहब, हम आयुर्वेद को इसमें नहीं घुसने देंगे। मुझे लगता है कि वो अगर शायद उस समय होता तो आज हमारे देश का सिनेरियो अलग होता और जो ये कमियां नजर आ रही हैं तो मुझे लगता है कि वो दूर होती। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। जैसे कि कोई भी आयुर्वेद कॉलेज है उसको हम अगर देखें तो 3 एस्पेक्ट में बहुत जरूरी है उसको देखना। एक एकेडमिक, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा फार्मेसी। अगर हम अपने बच्चों को, मुझे इस मन से कहने में मतलब शक नहीं है कि अभी भी आयुर्वेद में जो शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहे संसाधन का अभाव हो, चाहे शिक्षकों का अभाव हो, चाहे पैरामेडिकल का अभाव हो, ये सारे अभाव के कारण जो है, या कुछ जो है किसी चीज को जब हम चेंज करना चाहते हैं तो सर मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी यूपी रहे भट्ट साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, अनूप चंद पांडे जी हमारे मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी भी रहे। तो उनके साथ मेरी चर्चा होती थी, मानते भी थे। तो मैं बहुत पहले कई मुद्दों पे उनसे चर्चा किया तो उन्होंने कहा, एसएन सिंह आप जो चर्चा करते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक्स नहीं, जो हमारे जो राजनेता हैं इन नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग तो उसे अमली जामा पहना देते हैं। तो वो चीजें होनी चाहिए और उस चीज के लिए हमें जब तक, जो यहाँ पर भट्ट साहब बैठे हैं और मैं यहीं पर चर्चा करूंगा, प्रोफेसर राजकुमार हैं जो सफाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और सर इसी में मैं बताना चाहूंगा, ज्ञानचंद जी हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में एसजीपीजीआई में, उन्होंने पीएचडी किया है। और हर्षवर्धन जो सोशल एंड प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट में है पीजीआई में, वो पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मॉडर्न के लोग अब हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, या हम कहें कि वो जानना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए हमें भी अपने नियमों में कुछ जो है ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे कि एक ये कोलैबोरेशन स्टडी हो सके। और भट्ट साहब जब वीसी रहे तो मेरा आना जाना था वहां पर, हम लोगों ने कुछ काम सामूहिक रूप से किया जिसमें स्वर्ण प्राशन था। और आपके यहाँ सर कुशवाहा जी हैं, वो मेरे पास खुद आए कि मैं रिस्पायरेटरी डिपार्टमेंट में जो है कुछ हम काम करना चाह रहे हैं सर आयुर्वेद के डॉक्टरों के साथ, तो आप जो काम करना चाहे वो हमारे पास भेजिए, या हाँ आप कहिए तो मैं मिल लूँ। तो इस तरह करके हम लोग अगर कोलैबोरेशन स्टडी कराते हैं, और जो मैंने पहले कहा कि एक जो बुराई आई, समाज में बुराई आई, मैं कहता हूँ कि जो टूल्स आए, जो रिसर्चेज आई, उसको उपयोग को मॉडर्न साइंस ने ये कह दिया कि ये साहब हमारा है, हमने पेटेंट करा रखा है। अगर दूसरा पैथी यूज करे तो कहते नहीं आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं। ये भी थोड़ा एक जो है हमको दूर करता चला गया। मुझे लगता है कि कोई भी जो रिसर्च होती है, जो टूल्स होते हैं, उसे कोई भी आदमी यूज कर सकता है।
और तीसरा जो फार्मेसी का मैंने बताया कि जब हमारे छात्र को फार्मेसी में औषधि निर्माणशाला में नहीं जाता है और उसको पहचानता नहीं है, ट्रक ने सर कहा है कि वैद्य को चरवाहों के पास जाना चाहिए, जंगलों में आदिवासियों के पास जाना चाहिए। अगर आपको सही में जड़ी बूटियां जानना है तो उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वो तो है जड़ी बूटी से ही स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। अब हमारे यहाँ जब फार्मेसी नहीं है और डॉक्टर किताब से पढ़ा लिखा कहा 10 मूल जाओ बाजार से ले लो, अब पंसारी के पास रोगी भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, कहता है 10 मूल अच्छा वाला दे दो, यानी वो 10 मूल पहचानता नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको पीछे ढकेला। इन सब चीजों में सर काम करने की आवश्यकता है। एक बात मैं और यहाँ कहूंगा कि देखिए बीएमएस की डिग्री मिल रही है, मैंने भारत सरकार में भी हमारे जो वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं उनसे भी मैंने ये बात उठाई कि सर हम डी फार्म आयुर्वेद के प्रोड्यूस करें, और होने लगे। यूपी में डी फार्म आयुर्वेद है, जनरल नर्सिंग हम आयुर्वेद में कराते हैं, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो पंसारी की दुकान में आयुर्वेद मिलती है, नहीं कोई भी आदमी जो है देखिए अपना बड़ा सा आयुर्वेद का दुकान खोल लिया, कोई कंट्रोलिंग अफसर नहीं है। तो जब तक किसी चीज में कंट्रोलिंग अफसर नहीं होगा तो सर उसकी जी गुणवत्ता जी, और नहीं, आप सेकंड राउंड में आएंगे आपके पास। तो सर ये मैं सारी चीजें जी सर, आपका तो हम सेकंड लोग राउंड में अगर आएंगे। हम सब गीता ये चीजें कृष्ण जी, ध्यान दें आपके तो पास भी मैं बाद में आऊंगा। पहले थोड़ा डॉक्टर आर वात्स्यायन साहब है लुधियाना से, इनको सुनते हैं, वात्स्यायन साहब को सुनते हैं। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर एस.एल. सिंह की बात, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी जो बात को देखने का जो नजरिया है एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के तौर पर है। बाकी आप सब विद्वान लोग सब आपने कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स में आयुर्वेद को सर्व किया, उसके लिए मेहनत की है। मैं ये मानता हूँ कि जो आम सर्वसाधारण में जो आयुर्वेद का चेहरा है वो फिजिशियन होता है। उसके नाते से मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, मैं पिछले 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने एक पूरे युग को बदलते देखा है। जब 60s का आयुर्वेद था, 70s का आयुर्वेद था, लोगों की उसके बारे में क्या परसेप्शन थी, क्या एलोपैथी कुली उसके बारे में क्या सोचते थे, ये एक बीते जमाने की बात हो गई है। इस युग के जो आयुर्वेद है, जो आज के युग का आयुर्वेद है, उसको हर आदमी सुनने को, उसको ग्रहण करने को तैयार है। और आज का आयुर्वेद मॉडर्न सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जब हम आयुर्वेद को सुदृढ़ कैसे करें, उसमें यही आती है। मैं अपनी पर्सनल मेरे ओपिनियन में मैं इस चीज को मानता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन लेने आता है, 5-7 साल बाद डॉक्टर बनते हैं, एमडी करने के बाद बीच में 7-8 साल लग जाते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हर आदमी को अपनी पर्सनैलिटी, अपना टाइप पहचानना चाहिए। क्या वो आयुर्वेद के लिए डेडिकेटेड है, क्या वो आयुर्वेद बनने के लिए ही आया है, या कहीं और से रिजेक्शन हो गई तो हमारे पास वो आया है। क्योंकि वही भावना लेकर वो सारी उम्र वो उस चीज को ढोता रहता है, वही कुंठा को लेकर ढोता रहता है। हमको वो स्टूडेंट चाहिए जो आयुर्वेद के लिए पूरे समर्पित हो। दे शुड बी प्राउड ऑफ के हम वैद्य हैं, हम आयुर्वेद के स्नातक हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। 5 साल में वो नहीं हो पाता। 5 साल में सिंह साहब तो प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने बहुत उसमें देखा है और बड़े यशस्वी इनके स्टूडेंट्स में मैं कई बार मिलता रहता हूँ। 5 साल में हमारे कॉलेजेस में जो स्टैंडर्ड्स है, बेशतर कॉलेजेस में, मैं सभी की बात नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन बेशतर कॉलेजेस में हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरे नंबर पे एक और चीज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे टीचर्स भी हमारे स्टूडेंट्स को उस तरीके से इंस्पायर नहीं कर पाए कि हाँ, अपने आयुर्वेद के सिर पे अपने रोजी रोटी कमानी है। क्योंकि आज के युग में फाइनेंशियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस है। सबसे पहली सक्सेस इसी को माना जाता है कि आप फाइनेंशियल तौर पर कैसे हैं। तो स्टूडेंट को ये भरोसा देना कि हम आयुर्वेद के हिसाब से आप एक जीवन यापन, प्रतिष्ठित नागरिक के तौर पर आप जीवन यापन कर सकते हो। मिक्सोपैथी और ये सब चीजें, ये किसी जमाने की बात थी, अब युग खत्म हो गया। अब आयुर्वेदिस्ट को आयुर्वेदिस्ट के तौर पर ही जाना चाहिए। मोहल्ले में प्रैक्टिस बैठ के 5-4 शीशियां इधर उधर की 2-4 इंजेक्शन 10 रख के, अब वो उस दौर वाला आयुर्वेद नहीं रहा। वो आयुर्वेद का एक पिछला युग था, हमको उसे भूल जाना चाहिए और जो है वो टाइम के साथ अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है हमारी औषधियों की, उनकी गुणवत्ता की। मेडिसिन प्लांट्स हमारे खत्म हो रहे हैं, उनको बचा के रखने की, जो गुड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उनको अडॉप्ट करने की, फार्मास्यूटिकल सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने की। ये सब चीजें मिला जुला के एक आयुर्वेद का एक पूरा स्वरूप बनता है, जो हम जनता की जिस तरीके से हम सेवा कर सकें। जी, धन्यवाद सर।
हमारे साथ प्रोफेसर पीके गोस्वामी साहब हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं। गोस्वामी साहब, वहाँ पर जो शिलांग में, जो मेघालय शिलांग में जो आयुर्वेद और होम्योपैथी का संस्थान है उसके डायरेक्टर हैं। आप बताएं गोस्वामी साहब कि ये जो आयुर्वेद की जो एस.एन. सिंह साहब ने बातें की कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, उनकी ट्रेनिंग का तरीका है, वहाँ फार्मेसी की बात है, वहाँ हॉस्पिटल की बात है, एनाटोमी के लिए जो इक्विपमेंट है उनकी बात है, जो जरूरत चीजें है, ये कैसे सुधरे, क्योंकि मूल वही है। नमस्कार, मुझे सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी, खूब सुनाई दे रहा है। नमस्कार। अच्छा, तो सभी को नमस्कार। एस.एन. सिंह भाई साहब ने जो बात बोले है वो तो लंबे समय तक टीचिंग में भी है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको ओपनली कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ कहना पड़ेगा। आप लोग का जो आदेश है, आप देखिए पूरी एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस हॉबी हो गया है। चाहे कॉलेज को मान्यता देना या सिलेबस चेंज करना या प्रैक्टिस करने के लिए आजादी देना, ये जो लुधियाना का बैच साहब बहुत सही हिसाब से बता रहे हैं कि आज जो मल्टीपल स्पेशलिटी का मेडिकल सिस्टम आ रहा है, इसमें जनरलाइजेशन नहीं चलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन चलना पड़ेगा। तो जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट में आयुर्वेद में पारंगत होकर आएगा, समाज उसको स्वीकृति देगा। लेकिन उसके विपरीत क्या हुआ, मैं ये नहीं कहा जा रहा हूं गलती किसका है, वो कहना मुश्किल है। ये मुस्लिमिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, अभी मान लीजिए पूरी इंडिया में 500 से ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, उसमें नियामक एजेंसीज भी है, लेकिन उसका कैपेबिलिटी का बाहर है। लड़का क्लास में आता है कि नहीं, टीचर्स पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है, सिलेबस क्या है, ये वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मैं इसीलिए मैं आपको एक चीजें बता रहा हूं कि आदरणीय भट्ट साहब है, अर्ली 2001-2002 में कुछ इंटरनेशनल ट्रांसफर सेमिनार हुआ था द डिमेरिट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, पार्टिकुलरली अंडर ग्रेजुएट लेवल्स। जी, उसमें भले एक्चुअली वो आयुष के लिए, आयुर्वेद के लिए नहीं किया था, मॉडर्न मेडिसिन के लिए किया था। उसमें कुछ चीजें पॉइंट किया था कि कोई भी पैथी का मेडिकल ग्रेजुएट होता है, हम उसको ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट करने दे रहा है, तरफ भेज रहा हूं। वी आर गिविंग लेस एम्फसाइज टू डेवलप देयर स्किल एंड देयर ओन सेल्फ रीजनिंग, क्योंकि कोई भी एक मेडिकल एजुकेशन होगा, कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है। दैट मीन्स एक जो मेडिकल ग्रेजुएट आएगा उसके पास कैपेबिलिटीज होना चाहिए थे कि कोई भी प्रॉब्लम उसके पास आएगा, हेल्थ इशू, उसको सोल्व करने के लिए उसको तरीका होना, दैट मीन्स प्रॉब्लमलेस लर्निंग होना चाहिए। सिमिलरली आपको खुद समझने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होना चाहिए एंड सोसाइटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है हमारे ये सिस्टम में, ना टीचर ध्यान देता है, ना काउंसिल ध्यान देता है, ना सिलेबस बनाने वाले देता है। सिलेबस ऐसे बनाता है, एस.एन. भाई साहब माफ करना, ये काट एंड पेस्ट सिलेबस बनता है कि एमबीबीएस के सिलेबस ये है, उसको काट के ले आओ, कंप्यूटर से पेस्ट कर दो, इसके बाद हम कहेंगे कि हमको इतना पढ़ाया है तो हमको मदर प्रैक्टिस करने दिया जाए। ये गलत है। ठीक है, आपको जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आपको काम करना है, आपको इतना प्राइमरी हेल्थ केयर का चीज जानना है, आपको वैक्सीनेशन का जरूरी जानना है, एपिडेमिक कंट्रोल के लिए इतना चीजें जानना, ये जरूरी है। लेकिन इतना नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन का पूरा पैथोलॉजी डाल दीजिए, पूरा फार्माकोलॉजी डाल दिए। इसके मतलब क्या हुआ, आयुर्वेद को आप नेग्लेक्ट कर रहा है। आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत हो, इसको आपको सही तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। और इसमें आर्गुमेंट आएगा कि सर्जरी के लिए जरूरत है, भाई ठीक है भाई, मैं सर्जरी की जरूरत है, लेकिन आयुर्वेद में मेनली काया चिकित्सा प्रधान शास्त्र होता है। जैसे ये बैज साहब बता रहे हैं, रविंदर जी, कि आयुर्वेद का परिचय चिकित्सक के ऊपर होता है। और एस.एन. जी बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि ग्रेजुएट को दवा पहचानने नहीं आता है, दवा बनाने नहीं आता है, तो इसीलिए वही मॉडर्न का कॉन्सेप्ट आ गया। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एमआर जो बोलेगा वही देंगे।
आप असल जी बोलेंगे अभी कोरोना काल में बता रहा है संजीवनी दिए, संजीवनी बत्ती दे दीजिए, नारायण लक्ष्मी इलाज दे दीजिए। कितना ग्रेजुएट को मालूम है इसका इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सी जौरनाशक है, कौन सी आम पसंद, किसी को मालूम नहीं है। तो एक्चुअली ये आज 70 साल वेदर पहले आप देखिए बहुत एक्सपेरिमेंट किया, आशुतोष मजुमदार से लेके श्रीराम शर्मा से लेके आज तक आयुर्वेद के सिलेबस निर्धारण में बहुत सारे परीक्षा हुआ है, लेकिन उसका कोई फल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेकेंड राउंड में आऊंगा मैं आपके पास, एक राउंड सबका हो जाए। जी जी सर। उडुपी से हैं डॉक्टर तन्मय गोस्वामी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं सब सुन के, सबकी बातों को। कुछ बताइए, सोल्यूशन तो बताइए। आप इतना बढ़िया आश्रम चला रहे हैं वहाँ, और अमेरिका में भी, रूस में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो कुछ सोल्यूशन बताइए। आपका माइक ऑन कर लीजिए। आप सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। सिंह साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप उत्तर प्रदेश इतने बड़े 22 करोड़ जनता के आयुर्वेद को अपने कंधों पर संभाल के इतनी बढ़िया तरह आगे बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार। और त्रिपाठी जी और सभी, गीता कृष्ण जी हैं, वात्स्यायन जी हैं, सभी हैं, डॉक्टर साहब हैं, भट्ट साहब हैं, अचल जी हैं। देखिए, ग्रास रूट पर हमको विचार करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं साहब, देखिए डिमांड और सप्लाई, अभी इस समय पर आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात को साइड में रख करके थोड़ा अलग तरह देखिए। वेर एवर देयर इज ए डिमांड देयर इज ए सप्लाई। देखिए, अपने आप ही चीजें बन जाती हैं जब डिमांड बनती है। देखिए अब क्या हुआ है, एलोपैथी आयुर्वेद इस समय पर एकदम जो उठा है, इसमें किसी का योगदान नहीं है, इसमें समय का योगदान है। उठा तो है क्योंकि डिमांड उठी है, क्योंकि एलोपैथी की तरफ से लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिल रहे। थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटीज सारी जिंदगी दवा खा रहा है, थायराइड में प्रॉब्लम, थायराइड की दवा खा रहा है, बीपी समय दवा खा रहा है, उसका पूरा नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना बनता है, रात का बनता है। With due respect, Dr. MLV Bhatt sir, I am telling you on a practical ground, like a one common Indian citizen, like a grassroots person. Okay, sir. With due respect. तो अभी हो क्या रहा है कि वो जो एक आदमी के मन में जो इतने सालों से जो एक वेस्टर्न कल्चर और वाओ दिस इज, ये देसी है विदेशी, अरे विदेशी, चाहे वो विदेशी दारू हो, चाहे विदेशी कपड़े हो, चाहे विदेशी विज्ञान हो, उसके प्रति इंडियन एक जो ब्रिटिश डॉगमा है वो बहुत प्रभावी रहा। अब इधर में क्या हुआ कि पिछले गत 5-6 सालों से वर्ल्ड ने बहुत प्रोग्रेस करी, पर मेडिकल फील्ड की प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाई। टेक्नोलॉजिकली तो हुई, अब उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से एमआरआई ले लिया, सीटी स्कैन ले लिया, उधर से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लिया, ठीक है चलो ले लो। अब लोगों के पास में जब बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, तब डिमांड पैदा हुई। जब डिमांड पैदा हुई तो आयुर्वेद वालों के तरफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। अब जब से क्वेश्चन आया है, इसको गवर्नमेंट ने बहुत सही टाइम पर पकड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फॉर्मेशन बहुत राइट टाइम पर हुआ। अब समस्या ये आ गई कि साहब रॉ मटेरियल जैसा होगा वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। अब रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हाई स्टैंडर्ड जो आईक्यू के जो बच्चे हैं, वो सब पेरेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, आज तो फिर भी बहुत टाइम चेंज हो गया है, आज से 10 साल 20 साल पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाना नहीं चाहते थे। दे ऑल द बेस्ट तो चले जाते थे एलोपैथी में। अब मक्खन तो चला गया, अब जो बचा जो मट्ठा है वो आ गया जब रॉ मटेरियल ही जब इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो दैट जेनेटिकली द पर्सन इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स आयुर्वेदा। अब आपने उसको बेचारे ने वो जब घुसा है अंदर, वो तो उसी माइंडसेट से घुसा है, उसे डॉक्टर बनना है। अब जब तो रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम होगी, इंसान में नहीं है। उसको उस रॉ मटेरियल को भी तो भाई उसमें सिलेक्शन करना चाहिए, उसका जो रुझान आयुर्वेद की तरफ है कि नहीं है। वात्स्यायन साहब यही कह रहे थे, ही इज इंटरेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट और नॉट। अब जब इंटरेस्ट पैदा होता है उस बच्चे में, तो उसके अंदर वो जेनेटिक कैपेबिलिटी आती है। या तो वो बहुत अच्छा टीचर बनेगा आयुर्वेद का, या बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा यदि फाइटर स्किल का बंदा है। यदि वो बिजनेस माइंडसेट का है तो बहुत अच्छी फार्मेसी चलाएगा। ये हमारे सूत्रस्थान 30वें अध्याय में लिखा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है बहुत बड़ी आज हमारी, कि गवर्नमेंट क्या करे जब आपकी जो है वो बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे। आपकी एसोसिएशन है नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स के लिए काम करती है। आपके पास में एन नंबर ऑफ एसोसिएशंस हैं, कोई भी एक सूत्र बात करने वाले लोग नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, कर्नाटक के आयुर्वेद की शैली अलग है। ये जो पॉलीसिस्टिक अप्रोच है ना, हमारे यहाँ गणेश जी है, शंकर जी है, कृष्ण भगवान है, वही चल रहा है।
अब जो हमारे यहाँ जो है वो दक्षिण भारतीय स्टाइल अलग है, उत्तर भारतीय स्टाइल अलग है। अभी मेघालय में डॉक्टर गोस्वामी जी हैं, उनकी अप्रोच है। अभी आप जाएंगे गुजरात में तो उनकी अलग अप्रोच चल रही है। अब ये जो हमारे यहाँ अभी बहुत काम हो रहा है, और देखिए 70 साल से जब जिसकी कोई डिमांड ही नहीं थी, वो बेचारा अपनी तरह से वो डॉक्टर बाहर आता था, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा था, अब एकदम डिमांड पैदा हो गई है। तो डॉक्टर्स में बहुत बड़ा चेंज आया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की डिजायर पैदा हुई है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू गेट आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम हिम। आज मेरे पास में जब अमेरिका से लोग आते हैं, जब रशिया से आते हैं, जब जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, और यहाँ के जो धनाढ्य और जो बड़े बड़े नेता है वो अमेरिका जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा माइंड हो रहा है कि यार वहां के लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद में हमारे पास में 2 तरह के हमारे क्लाइंट बेस है। देखिए समझना पड़ेगा, आयुर्वेद हमारे इंडिया के 3 तरह की इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। सिंह साहब, मैं आपसे एक बार चर्चा कर चुका हूं आपसे। एक तो है लोअर मिडिल क्लास, जो बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हमारे यहाँ मछली मछुआरा है, मछली पकड़ने जाता है, खेतों में काम करता है, लोअर मिडिल क्लास। दूसरा है मिडिल क्लास, तीसरा है अपर मिडिल क्लास। देखो, अपर मिडिल क्लास वाला और लोअर मिडिल क्लास वाला आज भी पक्का आयुर्वेद का क्लाइंट है। उसको आयुर्वेद की दवा सूट होती है, क्योंकि जो रिच क्लास है वो सब जगह हो आया, वो अमेरिका हो आया, सब जगह हो आया, अब उसको चाहिए सॉल्यूशन, वो हमारे पास आता है। दूसरा, इसीलिए मेरा जो रिसोर्ट है 50 बेडेड पॉश 5 स्टार रिसोर्ट, वो 19 चलता है, और साथ में एक हॉस्पिटल है बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए, जिनको 50 रुपए 100 रुपए पर डे की दवा दी जाती है, और वो बड़े आराम से उस दवा से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं कि उनको जो खाते हैं वो पच जाता है, और दवाइयां परफेक्टली काम करती हैं। अब सवाल ये, जो मिडिल क्लास वाला जो आदमी है हमारे भारत का, इसको तो इंजेक्शन लेके ये छुट्टी 3 दिन से ज्यादा ले नहीं सकता, इसकी ईएमआई इतनी ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टरों के बारे में, डॉक्टर के रूप में बात इस समय नहीं करना चाहिए। अभी हम बात करें एक कॉमन मैन बन करके, डॉक्टर बन के भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी बन करके ना। वो बेचारा जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो 3 दिन से ज्यादा छुट्टी ले नहीं सकता है, क्योंकि उसकी ईएमआई चल रही है, घर की, कार की, और उसका इंश्योरेंस चल रहा है। वो तो बस एलोपैथिक के पास जाता है, इंजेक्शन लेता है, एंटीबायोटिक लेता है, दोबारा बॉस की उसको खुश करना है, वो चला जाता है। अब जितने भी एलोपैथिक हॉस्पिटल चल रहे हैं वो सब मिडिल क्लास वालों पे चल रहे हैं, और अपर मिडिल क्लास वाला तो सीधा अमेरिका जा रहा है सर। अपोलो से लेकर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल सब नुकसान में जा रहे हैं। और आज भी, अभी मैं लखनऊ में था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं। आयुर्वेद की जो रुझान है लोगों का, वो इतना जबरदस्त है, स्पेशली जब देखिए, जब श्रेष्ठ लोग जहां जाते हैं बाकी फॉलो करते हैं। ये आपका पॉइंट वैलिड है कि इस समय रुझान बढ़ा है, बहुत बड़ा, डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन उसकी क्वालिटी सप्लाई कैसे हो। भट्ट साहब, आपके पास आने से पहले गीता कृष्णन जी, कैसे हम अपना जो वैद्य तैयार कर रहे हैं, वो कैसे अच्छे वैद्य तैयार करें, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। गीता कृष्णन जी के बाद मैं भट्ट साहब के पास आऊंगा, इसलिए सबसे बाद में, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं केजीएमयू के, और कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलती हैं इसका आपको ज्यादा अनुभव है। जी गीता कृष्णन जी। सर, मुझे लगता है कि लाइक वी नीड टू थिंक, मैं ही अंग्रेजी में बात करूंगा, क्योंकि मेरा इतना बुरा है कि लाइक मैं मिक्स कर दीजिए। यू आर गुड इन हिंदी आल्सो, कम ऑन, आई थिंक यू लर्न डॉइच टू। आई एम ट्राइंग, बट बेसिकली आई थिंक मिला जुला कर दीजिए। We need to think about it from a different perspective. That's what my thought is. One, why are we educating our children? Like, what is the purpose of this education of Ayurveda? So Ayurvedic education has 2 purposes. One is the education of the science. 2 is the benefit of the society. So as Vatsya and Sir was saying, first of all, somebody comes into Ayurvedic educational program to become a doctor, to make their हर दिन का जो रोटी है वो खरीदने के लिए जो एक प्रोफेशन चाहिए, उसके लिए आता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड व्हाट इज अ कम्युनिटी रिक्वायरिंग? कम्युनिटी रिक्वायर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु नोस अबाउट बेसिक्स ऑफ health sciences and will be able to help them. Now, if you are expecting everyone who goes into modern medical practice to become a researcher, it is not going to happen. It has never happened. Nowhere has it happened. We are trying to create a situation where everyone who goes into the Ayurvedic educational program is trying to come out as a
what is it, researcher and scientist of Ayurveda. But ठीक है, तो aim is good, but practically it has a lot of problem, because science and science and research and all are a very specific group of people oriented, or tendency oriented process. It is not going into an educational institution and learning that may, and coming out with flying colors is not what is going to make you a scientist. It's a totally different way of life, or understanding of life. So we need to really take this apart, and we need to find out what is the minimum requirement of our society, of our community, and create a educational program for the basic Ayurvedic doctor. Like, it need not be that somebody should know all each and everything that would be available as an Ayurvedic Vaijnanik, but basically to treat and manage patients. That is a beginning. If you don't start from there, we will always find out a lot of people who has a lot of bookish knowledge, but doesn't know how to do anything on the ground. So we need to create this segregation. We look at modern medicine. Take for example modern medicine. Modern medicine do not teach students, because modern medicine is a science which is, there are few textbooks written, so that we have to complete that textbook. That is not the approach of modern medicine. Modern medicine says, so these are the things which our community requires, so people should know about this, so that there should be a application of this knowledge, and us application ke liye padhate hain. First of all, we need to divide the Ayurvedic program of educational program into something which the community needs, and what should be known basically by a practitioner to execute and implement in the community. That's the first thing. Second, from that, there is a group of people who might be interested in going for further education and further knowledge, further skill development, etc. उसको अलग से सिखाना पड़ेगा. Some people might want to go for further skill development. Some people want to go for further research programs and developing more and more knowledge into the system. I think our current system is based on looking at Ayurveda as a traditional system of medicine and as a knowledge packet. It's a packet, and that everyone should have this package. Everyone should know everything in this package. If you do not know everything in this package, you are not good enough to become a practitioner. That is not the approach. The approach should be the other way around. You should know what the community wants, what is needed as a skill by the professional to deliver what the community wants. Then you will find that people will, there will be a very effective way of teaching people. We might be spending much lesser time in the classes. There are different ways of teaching people. Novel methods of teaching has evolved. So it can be a very practical oriented basic education, then a skill development program of different types, and research related programs for those people who are necessary. So I think therefore we require a basic reorientation of thought process which should go into the educational program of Ayurveda. We should redraft, we should reconstruct the educational program of Ayurveda. And that is the solution for this. It includes whatever every one of us said. I'm not saying that any of that is irrelevant. Everything that has been said is relevant. But we need to see why we are educating the student, why the community wants Ayurveda. If you don't see these two, whatever you teach the people, it will still it will be like oil and water. It cannot mix. So you need to find the right proportion by which the oil or what is oily can mix with water, and that's what we should do. Thank you. जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता कृष्ण जी. भट्ट साहब, श्री ML भट्ट साहब, जो वाइस चांसलर रहे हैं KGMU के, और KGMU एक अलग ब्रांड है हमारी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. आपके क्या ओपिनियन है? इतने लोगों को आपने सुना, कैसे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार करें? जो गीता कृष्णा साहब ने कहा कि एक तो बेसिक, कम से कम वो बेसिक डॉक्टर कैसे तैयार करें, और दूसरा जो अलग, जो फिर उसको मॉडर्न रिसर्च में जिनकी दिलचस्पी हो और उसमें आगे जो करना हो, क्या जरूरत है? आपका माइक सर आपने म्यूट किया हुआ है क्या? हाँ ठीक. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही भट्ट साहब. अब स्क्रीन पे माइक को ऑन कीजिए. नहीं, माइक तो ऑन है भट्ट साहब का.
आपका माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं चलता हूँ वात्स्यायन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भट्ट साहब का माइक अभी काम नहीं कर रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसे है, जो शिक्षा और उसके बारे में डॉक्टर कृष्ण ने अभी बात की, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो, इस वक्त हमारे देश में आयुर्वेद के लिए फंडिंग की कमी नहीं है। अब हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि हमको फंडिंग नहीं मिली या हमको हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। पूरी की पूरी गवर्नमेंट सरकारें पिछले 10-15 साल से जो परिवर्तन आया है वो आयुर्वेद को जी जान से सपोर्ट कर रही है। नाउ द ओनस इज ऑन आयुर्वेदिस्ट, on us to prove our relevance। और ये कहने से गुजारा नहीं होने वाला कि आयुर्वेद हमारा अपना है, आयुर्वेद महान है, ये है वो। हमको अपनी सार्थकता इस युग में सिद्ध करनी पड़ेगी हमको। उसके लिए हमारे जो सबसे पहले जो एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, जो इतनी हमारे पास फंडिंग है, हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे अपने विद्वान कोटेचा जी हैं, हमारे एडवाइजर साहब हैं नेसी साहब, और सब लोग हैं, और मिनिस्ट्री हमारी अपनी है। तो बजाय कि हम इस फंडिंग को एक कोई और किसी प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, क्यों ना हम पहले एजुकेशन पे लगाएं। जैसे एक एमपी एक विलेज को अडॉप्ट करता है, ये ऐसी स्कीम पिछले 8-10 साल से चल रही है। तो एक स्टेट में एक आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल एक प्रोजेक्ट के तहत उसको फंडिंग की जाए, उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाए, उसका हॉस्पिटल इंप्रूव किया जाए। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, पंजाब में, आयुर्वेद का जन्म यही सिंधु घाटी में हुआ था, इसी आसपास वेद लिखे गए यहीं से, तो आयुर्वेद का सारा कुछ हुआ था। और ऋषियों की पहली संभाषा परिषद पंजाब की शिवालिक हिल पे हुई थी। तो पंजाब में इस वक्त ये हाल है, मुझे क्षमा करें कि सारी स्टेट में 50 बेड भी हम आयुर्वेदिक पद्धति से मरीज को देखने के लिए भर नहीं पाते। तो सबसे पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके रिजल्ट आज से 5 साल बाद मिलने वाले हैं। तो आज ही द टाइम नाउ इज टू डू इज टुडे ओनली हमारे लिए। सर यू आर म्यूटेड। म्यूटेड। हाँ जी, अब एक सेकंड। तो मैं कह रहा हूँ सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, आप तो देख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी देख रहे हैं और सरकारी कॉलेजेस भी देख रहे हैं। ये हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है आयुर्वेद में, आप बाहर के भी आप जानते हैं, तो क्या क्या चीजें वहाँ और जोड़ने की जरूरत है? लेबोरेटरीज चाहिए आपको, ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए? हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि बिना हॉस्पिटल्स के तो ट्रेनिंग नहीं होगी, मरीज तो देखना पड़ेगा उनको। फार्मेसी कैसे हो, या ये नहीं संभव है? सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ मॉडल जो है वो कम से कम खड़े कर दे? अगर सब इकट्ठे नहीं बना सकते सबको एक साथ, तो कुछ मॉडल वो तैयार करे एक्सीलेंस के। देखिए भट्ट साहब आ गए हैं। भट्ट साहब जी, आपकी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात है? हाँ, आप सिंह साहब बोले, तब तक शायद भट्ट साहब का ठीक हो जाएगा। मैं वात्स्यायन जी की थोड़ा सा बात में सुधार करना चाहूंगा। आपने ये बात कही कि फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर देखिए, बजटिंग जो प्रॉब्लम है वो स्टेट बजट और सेंट्रल बजट दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जो स्टेट में है, अब आपके पंजाब में कितना बजट है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है एक दिन, तो 18 रुपए या 22 रुपए पर पेशेंट का हम लोग जो है बजट है आज की तारीख में। और मैं जब वहाँ बनारस में सर प्रिंसिपल था, तो वहां पर हमने जो ओपीडी चलाई, तो जो आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश का जो, जिन्होंने एक आईएएस अफसर थे, बंगाली थे, उन्होंने उसकी डिजाइनिंग किया और आए मेरे पास घूमते घूमते, कहे कि आपके यहाँ इतना मरीज है और ये है वो है, आप मुझको जानते नहीं है, मैं रिटायर्ड आईएएस हूँ और चौधरी ब्रह्म प्रकाश मैंने सेटअप किया। हमने कहा बैठिए चाय पीजिए सर। हमने कहा आपने क्या बहादुरी किया, आप जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश में ऑल इंडिया में देखिए, जो सेंट्रल के हैं, एनआईए है या जामनगर है सर,
वहां 200 से लेके 250, 300 रुपए, यहाँ तक कि देखिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश व्हीकल प्रोवाइड करता है मरीज को, जो है कन्विंस प्रोवाइड करता है कि दूर से उनके एम्बुलेंस खड़ी हुई है, गाड़ियां खड़ी हैं और वहां तक ले जाती है। यू डिलीवर्ड मोर देन 300 पर पेशेंट मेडिसिन कॉस्ट देते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट, हमने पहले भी बताया, लगभग 3 लाख रुपए पर डिस्पेंसरी है। तो सर बजट मेन प्रॉब्लम तो जो है सो है मरीज का। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है वो सर वो भी इसी पे डिपेंड है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि इसको रिवाइज ये करने की जरूरत है। जो हमारी वैकेंसीज हैं, जब तक वो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वो हमारे हिसाब से नहीं होगा। एक केवल डॉक्टर मरीज को भर्ती करे, चाहे वो कहीं का भी हो, स्टेट का हो, गवर्नमेंट का, अगर वो मरीज भर्ती करता है तो 24 घंटे वहां डॉक्टर नहीं रहेगा सर, वैद्य नहीं रहेगा। वो किसे हैंड ओवर करेगा? 8 से 2 आता है, चलिए रात में शाम को राउंड लगा लेगा, लेकिन वो मरीज को किसे हैंड ओवर करे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, वही गवर्नमेंट का आदमी जब बाहर जाता है तो उसके पास मरीज क्यों आता है? वो ओपीडी करता है, 150-200 की ओपीडी करता है। लेकिन ये जो पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, और जिसके लिए हम लोग बात रखते हैं सरकार के पास, सरकार अनसुना कर देती है कि नहीं आयुर्वेद में इस सब चीज की क्या जरूरत है। तो मैंने वही बात कही कि ये जब तक सर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार आप अपनी लेखनी से नहीं लिखेंगे और जो मानिंद लोग हैं ये बातें नहीं समझाएंगे, तब तक हमारे कितना भी हम कह लें। दूसरा सर वात्सायन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो खैर रहे हैं मेरे साथ वहां आप काम करें, मैं बीएचयू से सर पीजी करके गया पंजाब में। तो एक जो रिदम होता है कार्य करने का, तो मैं जब वहां गया तो मैंने कहा भाई देखिए आप कहीं से भी सोर्स लगा लें और मैं जो जिस काबिल है उतने ही नंबर दूंगा प्रैक्टिकल में। आप सर त्रिपाठी जी बिलीव करेंगे, मतलब बिलीव नहीं करेंगे, मैं पैथोलॉजी पढ़ाता था और उस समय मैंने 5 लड़कों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। और जब मैं फेल किया तो बाबा फरीद का जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो बात मतलब वही 5 लोग पैथोलॉजी के थ्योरी में फेल थे। तो मैंने भगवान को लाख लाख शुक्र किया कि चलिए मैंने जो मेहनत किया, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा वो ठीक रहा। तो कम से कम हमारे शिक्षकों को मैं यहाँ से इस माध्यम से बताना इसलिए चाह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। टीचर को लर्नर हमेशा बनना चाहिए, उसे लर्निंग करना चाहिए और नए नए मैकेनिज्म, जैसे समय परिवर्तन आया, एंड्रॉयड का जमाना आया है, इजी मेथड, ये नहीं कि जो श्लोक लिखा है उसी के बहुत सारे अध्यापक उसी की हिंदी बता देते हैं, तो वो उससे लड़का दूर भागता है कि यार किताब में जो संस्कृत लिखी उसकी हिंदी बता दिया तो मैं किस लिए जाऊं। तो इन सारी चीजों को अगर हम दूर करते हैं और अपने मटेरियल मेथड्स को फिर से नए स्वरूप में समझाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वैद्य लिखते हैं, आप वात्सायन जी वैद्य लिखते हैं और गोस्वामी जी वैद्य लिखते हैं, अटल साहब वैद्य लिखते हैं, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। हमसे कई बार जो बीरो कोर्ट पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई बढ़िया आयुर्वेदिक बताइए, तो हम आयुर्वेदिक फिर ढूंढते हैं यार कि किसको कहें, किसके पास भेजें कि ये संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले आई शो माई आइडेंटिटी कि मैं वैद्य हूँ। जो पेशेंट मेरे पास आए उसे ये कॉन्फिडेंट रहे कि ये वैद्य लिखे तो इसका मतलब है कि ये आयुर्वेद का ही दवा देगा। तो ये सारी चीजें भी जो है उस पर डिपेंड करती है। और हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम अपने विधा को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि जो मशरूमिंग प्रोडक्शन जो गोस्वामी जी कहे और सारा सिस्टम कहे, देखिए कोई चीज समय के साथ एक दिन में इतनी गिरावट नहीं आई। अब अगर वो आ गई तो हमें सुधार कैसे करना है इस बारे में हम विचार करें, न कि जो हुआ है उसके बारे में न करते हुए। बिल्कुल इस चर्चा का जो है उद्देश्य भी यही है कि कम समय में आप लोगों के अनुभव से कुछ ऐसी बातें निकल के आए जो एक्शनेबल हो। और मॉडर्न टेक्निक जो आई है उसको भी हमें कहीं ना कहीं उसको ज्ञान देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो दवाएं बताती हैं, इसलिए देना चाहिए कि आज के आधुनिक युग में जो पढ़ा लिखा आदमी आता है उन पैरामीटर्स को जानता है, तो उनकी सहायता लेके हम चिकित्सा अपनी करें। जबकि जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं
जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उससे हमें उसकी हेल्प मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम जो है अपने को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अचल जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? कैसे सुधार कैसे किया जाए टीचिंग वाला मामला, ये जो कॉलेज है वहां पर? जी नमस्कार, सबको स्वागत है। सबसे पहले अचल जी, डॉक्टर आर अचल जी देवरिया में सीनियर प्रैक्टिशनर हैं और जो ईस्टर्न साइंटिस्ट जर्नल है उसके संपादक हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग परिचित भी हैं उनसे। जी 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 अभी शायद गोस्वामी जी ने बताया है कि प्रोडक्ट की बात की है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा हो। तो प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी है कि उसके लिए बढ़िया प्रोडक्ट देने के लिए बढ़िया लागत की भी जरूरत है। अभी तक मैंने देखा है कि आयुर्वेद का सच और शोर दोनों अलग अलग है। मैंने आयुर्वेद का सच और शोर करके 3 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था जो दैनिक जागरण दिल्ली में छपा था। बहुत सारे मित्र जानते हैं कि आज मैंने नेट पर सर्च कर रहा था तो पूरे भारत सरकार का हेल्थ बजट 2,33,486 करोड़ है और मॉडर्न साइंस के शोध के लिए 2,663 करोड़ है। और आयुर्वेद का मैंने देखा तो पूरा आयुष सरकार का, आयुष सिस्टम का बजट, आयुष मंत्रालय का बजट 2,970 करोड़ है, 2,970 करोड़, यानी 3,000 करोड़ है। 3,000 करोड़ हमारे पास आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो और सोअर इनका है। आयुर्वेद का शोर तो इधर 7 सालों में बहुत किया गया, लेकिन ये सारा बजट मैंने अनुमान निकाला, आप भी निकालिए तो 4% होता है। 4% बजट दे करके कितनी बड़ी अपेक्षाएं आप पाल रहे हैं कि हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए, एक बड़ा भारी भरकम मंत्रालय भी होना चाहिए। एक सेकंड, हम लोग तो जनता के नुमाइंदे हैं, हम तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं सरकार बढ़ाए बजट। ये फोरम इसीलिए है कि भाई वही बढ़ाए, तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो सारा, मेरी अंतिम बात मैं कहूंगा कि सारी चीजें आयुर्वेद को हेल्थ सिस्टम में, भारतीय स्वास्थ्य तंत्र में शेयर चाहिए और उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। तो उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमारे प्रोफेसर, आचार्यगण हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनको आगे बढ़कर उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और शेयर मांगना चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी दो। कोविड काल में आश्चर्य है कि कोविड काल में मॉडर्न साइंस सिस्टम में काम कर रहा था और प्रधानमंत्री के कहने पर सारे लोग लॉकडाउन करके हमारा आयुर्वेद तंत्र थाली बजा रहा था। तो हमें उसी समय आयुर्वेद तंत्र को कहना चाहिए, हमारे पुरोधाओं को, कि हमें शेयर दो, अवसर दो, हम डाटा देंगे। और इस साल मिला है और क्रिटिकल पेशेंट भी ठीक हुए हैं। अभी मेरा ही पेशेंट इंदौर से आया था, उसका मात्र 10 पुड़िया दवाई में उसका CRP 92 से घट करके 6 पर आ गया है मात्र 3 दिनों में। अवसर मिला है तो वैद्यों ने किया है, हजारों लोगों ने किया है। तो सरकार को बजट और अवसर दोनों पड़ेगा। एक बड़ा इशू उठाया है इन्होंने, गीता कृष्णन जी, ये एक गीता कृष्णन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी? एक इशू ये आ रहा है कि जो आयुर्वेद के लोग हैं कई राज्यों में, उनको इस बीच जैसे कोविड का काम है इसमें अवसर ही नहीं दिया गया, बल्कि उनसे एलोपैथी की दवाएं बंटवाई जा रही या उनके हॉस्पिटल बंद कर दिए गए तमाम। तो मुझे लगता है इससे तो कॉन्फिडेंस भी गिरेगा समाज में उनका, आयुर्वेद के डॉक्टरों का, और समाज में भी उनके बारे में जो ओपिनियन है वो खराब होगी। तो मुझे, आपको क्या लगता है कि कैसे सरकार को चाहिए कि भाई इन डॉक्टरों की सेवाओं लें, मतलब बंद नहीं रखना चाहिए हॉस्पिटल से? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारा या पूरा दुनिया में जो हुआ था, हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखे बहुत what should I say, every government got really frightened about it, like, and didn't know what was going to happen, because this is the first experience for everyone, like everyone in the government across the globe has not ever seen a pandemic of this scale, and this is the first time they were seeing it.
and they followed what the advice they got, like go ahead with make sure that there is no transmission, etc., etc. And I think they did what they did. But at the simultaneously, I would say there are the central government itself made sure that Ayush need to be used for preventive measures. But let me tell you, that was even before any government in the world other than China started using it. We didn't know what China was doing. But before any single government in the world did that and said that Ayush should be used for prevention, government of India did that. And I should say that simultaneously, a few governments in the state, in the country also did that. And even if you look at it, Sri Lanka did that, Nepal did that, and a few other countries across the globe also look it up, but that was much later. So if you ask me after looking at it over the past 1.5 years very closely, if you look at me and ask me whether it was the right thing to do to shut down all possible treatment options, that was the best what's it called, administrative decision at that time. We are talking in retrospective, and we do not know what is right, what is wrong at that particular moment. We do not know whether we are doing right or right. We do things because we think that this is the best option. That is what we have. Yeah. I think if you look at it, if we come across a similar pandemic in future time, it should be made sure that, and if modern medicine do not have any kind of a known effective treatment for it, it should not be that any government should do to prevent all kinds of options being tried for it. There is no system in the world, even after 1.5 years, who can say that we can treat this particular pandemic very clearly. But at the same time, if you look at it, we will find that more than 90, many people, I didn't say more than 90% of the people, but many of the people are getting treated through Ayush systems or even other traditional medical systems across the globe. So if had the Ayush system been given the opportunity to do all the kinds of interventions as modern medicine had been trying to do based on information they were getting from somewhere else, none of these information was homegrown. This is all coming from looking at internet and trying to find out what WHO was saying or what US was doing or what UK was doing. So instead of that, if you had also allowed the huge potential people within the country to work with their own people and make sure that 90% of the cases which are quite easily manageable, or even many a time does not require any management, had been managed by these people, you would have two outcomes of it. One is, by this time, I am sure that there would have been a very definite solution which would have come out from Ayush systems. I'm sure of that. That is sure, and that is a window which we lost because we thought that another system would be able to provide you the kind of response that is required. Whereas if you had allowed the same kind of response capability for the available Ayush system, you would have already had a definite pattern of treatment for mild to moderate cases. That is fine, but more than 90% of the people are mild to moderate cases. And the critical cases would have been very easily managed by the allopathic sector, which would not have had to look at the 90% of the people. That would have been very easily managed by the Ayurvedic people or the Ayush people. Then this kind of a rush into the hospitals, this kind of a rush in the critical care units, this kind of lack of ability to manage the critical care problems, etc., might not have happened. This is in talking in retrospective. Everyone can be very wise when we talk in retrospective and say that that should have been done, but it need not be. So I'm keeping that in the front. Probably it is wrong, but there is a high chance that if two things would have definitely happened. One is the Ayush knowledge system or managing the pandemic would have several times improved. It would have come out with a definite solution for at least 90-95% of the people. It would have simultaneously reduced the burden on the health system. These two things would have definitely happened. That's what I have to say. नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। उडुपी वाले गोस्वामी जी, हमारे पास दो गोस्वामी विद्वान है, एक शिलांग से, एक उडुपी से। उडुपी वाले गोस्वामी जी
आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या क्या किया जाए और गवर्नमेंट खुद क्या ऐसा करे जो आयुष सेक्टर में जो भी पद्धतियां हैं, चाहे वो सिद्धा हो, यूनानी हो या आयुर्वेद होम्योपैथी है, कि भाई अगली बार कोई ऐसी क्राइसिस आए या आगे भी तो वो इस मतलब वो उनको कॉम्पिटेंट एनफ पाए कि उनको कम से कम डिप्लॉय करे। मतलब गवर्नमेंट खुद ही नहीं समझती है इस लायक कि उनको डिप्लॉय करे, तो व्हाट टू डू? गवर्नमेंट को खुद कुछ उनको सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए टू मेक देम कॉम्पिटेंट? जी आपका 1 मिनट या जी अब ठीक है। हाँ आप जी। देखिए, एक बात तो तय है कि वी ऑल वर कैरीड अवे विद दिस आपका पैंडेमिक। नेटवर्क नहीं काम कर रहा क्या? कैन यू हियर मी? Yes, yes. Okay. Yes, we can hear you. We all have been carried away with this pandemic, you know, that paranoia. And we were doing what the Western world was doing. There are 3 levels, L1, L2, and L3. Mild, moderate, and severe. Actually, there would have been, when there was a Ministry of Ayush, Ayurvedic system is very much time tested and very confident. Ayurvedic doctors are there. There would have been L1 level would have been given, allowed to Ayurvedic people to handle. Even in first wave, it was not done. Even in second wave, it was like a paranoia. Anyway, it was what to do, what not to do. पंचायत इलेक्शन चल रहे थे उत्तर प्रदेश में और सडनली यहाँ विस्फोट हो गया। महाराष्ट्र में कुछ चल रहा था, वो वज गेट वगैरह, सडन विस्फोट हो गया। You know, politics was going on and there was nobody learned from first wave that Ayurveda can play a very significant role in L1 and L2 level at least, और नहीं रोल प्ले करने दिया गया। And that has to be said very boldly that somewhere in administratively हम लोगों को, या तो हम लोगों ने उस चीज को at the level of government or at the level of ministry or you know like Ayurvedic association हम नहीं प्रेजेंट कर पाए, या गवर्नमेंट ने हमसे ये डिमांड, सबको पता था। जो आपने देखा है अमेरिका हैंडल नहीं कर पाया, जो आपने देखा है यूरोप हैंडल नहीं कर पाया, as Dr. Gita Krishnan said, Chinese nobody knows because media closed, but all world ने नहीं कर पाया। हम लोगों ने अपनी जो आयुष की दवाएं थी उनको प्रिवेंटिव लेवल तक ही रखा और बाकायदा आयुर्वेदा डॉक्टर को रोका गया है। डॉक्टर आर अचल जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे डॉक्टरों को रोका गया है, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। They said, no, you cannot treat COVID. L1 लेवल को भी नहीं करने दिया। अब कम से कम लेवल 3rd वेव में ये एक बार चोट खाने के बाद में लेना पड़ेगा, ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा that they have to combine it. अब कैसे कंबाइन किया है उत्तर प्रदेश में? मैं एक बहुत इमरजेंसी, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का केस था। लोक बंधु हॉस्पिटल में जब एडमिट था, my own mother was admitted. पूरे हॉस्पिटल में एलोपैथी चल रही थी, नीचे आयुर्वेदिक काढ़ा भी दिया जा रहा था। और मालूम है आयुर्वेदिक काढ़ा कौन पी रहा था? पेशेंट पार्टी। पेशेंट नहीं पी रहा था, पेशेंट ऑक्सीजन पे लगा हुआ था। मतलब हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ही चला है आयुर्वेद। आयुर्वेद ने L1 लेवल पर इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे यहाँ कोरोना को अच्छे से हैंडल किया है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में 50 से ज्यादा गांव के इतने लोग आते थे, वो बेचारे डरते हैं, गए शहर में हम तो मार दिए जाएंगे, एंड दे हैव गॉट क्योर्ड, उनका नेगेटिव हो गया अपने आप ही। तो वो प्रॉब्लम ये है कि हमको लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उसके लिए परमिशन नहीं थी। गांव में कर गए हम लोग, हमारा जो सेंटर है वो रिमोट एरिया में है, ओशन साइड, so they used to come as I always focus on your straight off the line. तो ये जो एक गवर्नमेंट की बात सोचना पड़ेगा, और इस तरह की जो वेदिकें हैं, जो the forums like you have brought such a great support that you have to create the voice. L1 and L2 level Ayurveda should be allowed next time. आपने गोस्वामी साहब ने
ये नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है? जो आपके कॉलेजेस हैं वहां पर रिसोर्सेज, टीचिंग के टूल्स और फार्मेसी और उनके से जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, उनकी क्या स्थिति है गोस्वामी साहब? अब देखिए त्रिपाठी जी, नॉर्थ ईस्ट में 2 ही आयुर्वेदिक कॉलेज है। एक मैं जहाँ हूँ, ये तो पूरा नया कॉलेज है, अभी 5 साल भी नहीं हुआ, और एक है 70 साल जहां से मैं पास आउट हूँ, गुवाहाटी में। दोनों कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हम प्राउडली कह सकते हैं कि बोथ द कॉलेज इज फार बेटर देन अदर कॉलेजेस। नो डाउट देयर आर सम गुड कॉलेज देन दीज 2 कॉलेज। एंड दूसरी बात ये है, अब कोरोना काल में जो बात चर्चा हुआ उसमें मैं बता रहा हूँ कि दोनों कॉलेज एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ है। उसमें मैं 2 चीज बताऊंगा। ये गीता कृष्णन जी को मालूम होगा कि फर्स्ट में कोविड में जो प्रोटोकॉल हमारा मिनिस्ट्री में बनाया, गीता जी भी एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, उन लोग का कुछ मजबूरी होता है, इंटरनेशनल मजबूरी और नेशनल मजबूरी होता है। एंड व्हेन दीज आर मैनेज्ड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उसमें आपको कोई एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में मूवमेंट फ्रीली करने का बहुत रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, और ये चीज आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हो जाता है। आप लोग को मालूम होगा ये पैंडेमिक टाइम में एक डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का कुछ पावर नहीं होता है, डीसी इज सुप्रीम। डीसी का ऊपर पावर लेता है चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी का भी कुछ पावर नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, हाँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ मेरा 8 स्टेट है, तो मैं ये 3 स्टेट के लिए मैं एक्टिवली इन्वॉल्व किया था। मैं काफी दवा भी प्रिवेंटिव में मैं आयुष करा, अनुतोल और संशोधन में बिताया। इवन मैं डिफेंस के हॉस्पिटल में भी दिया है, बीएसएफ हॉस्पिटल्स में। लेकिन सवाल होता है कि जब आपको हू ने कोई एक गाइडलाइंस देगा और उसी के डिपेंड करने यहाँ आईसीएमआर कुछ पॉलिसी बनाएगा, उसमें मान लीजिए आयुष का या कुछ डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का बोलने का गुंजाइश बहुत कम हो जाता है। और ये भी नहीं है कि आईसीएमआर का जिस लेवल में काम कर रहे हैं, शायद उसको सलाह देना कि वो सलाह लेने के लिए हमारा शायद कोई आयुर्वेद का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन वो गर्व की बात है कि फास्ट वेव के बाद, और फास्ट वेव में भी हमारा मिनिस्ट्री ने हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब की डायनेमिक लीडरशिप में काफी अच्छा काम किया है। आप ऐसा नहीं है। आप देखिए मेरे बात सुन। हाँ जी, आप देखिए त्रिपाठी जी, ये पूरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इनिशिएटिव से ये हमारा जो एक आयुष प्रोटोकॉल दिया गया था, जिसमें खान पान से लेकर हमारा प्रिवेंटिव जो मेडिसिन दिया था, जैसे आयुष काढ़ा, संसोनी बत्ती और अश्वगंधा और अनुतेल, ये प्रोटोकॉल इंडिया में हर जगह में फॉलो किया गया है, मोर और लेस। अंतर ये है केरला, गुजरात ये में ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है और बाकी कुछ स्टेट में अप्रूव नहीं किया है। लेकिन देखिए, अप्रूव नहीं करने को मैं जनरलाइज नहीं करूंगा और देने का भी जनरलाइज नहीं करूंगा। हर जगह का अपना अपना लायबिलिटीज है, अपना अपना प्रॉब्लम का पैटर्न्स है, वो अलग चीजें है। अभी सेकेंड वेव में भी हमारा एक बड़ी एक्सटेंसिव प्रोग्राम चल रहा है कि माइल्ड एंड मॉडरेट और एसएमटीबी केसेस में ये लिए आयुष 64 और कबादोरा कुदीनी 2 दवा देने के लिए कोशिश कर रहा है, और ऑलरेडी इट इज ऑल इन प्रोग्रेस। So hopefully within few months we have a very good database. That means we are doing. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मीडिया, दे हैव वेरी फ्री एक्सेस। वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे रामदेव जी कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं और गीता कृष्णन जी ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, हमारे पास पाबंदी है। जी, नहीं, अच्छा है, बोलना भी नहीं चाहिए। आप सुनिएगी नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और हर गवर्नमेंट अपने दायरे में आयुर्वेद को प्रोत्साहन दे रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा एक चीज सर समझना चाहता हूँ पैनल में, क्योंकि इसीलिए आज हमारे जो पैनल में नॉर्थ ईस्ट से भी है, कर्नाटका से भी है, पंजाब से भी है, और WHA केरल कह सकते हैं ये भी है। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि क्या ये कुछ हमारी कल्चरल या सोशल भी कुछ इसमें फैक्टर्स हैं कि उसी एपिडेमिक एक्ट के होते हुए भी केरल और गुजरात में या तमिलनाडु में, तेलंगाना में या महाराष्ट्र में दूसरे निर्णय होते हैं,
उनको दूसरे ढंग से सरकारें बिहेव करती हैं, पॉलिसी डिसीजन लेती हैं, और नॉर्थ इंडिया में दूसरे ढंग से लेती हैं। आप गोस्वामी साहब या वात्स्यायन साहब आप देखिए सर, मैं आपके जी हाँ ये बोलिए सर। सिंह साहब ऐसे है, मैं एक छोटी सी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सरकारी तंत्र और मैं उस चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप लोग उसके लिए ज्यादा प्रिविलेज्ड हो बोलने के लिए। मैं अपने बचपन में, मुझे याद है पंजाब में जिन उर्दू का प्रचलन बहुत ज्यादा चलता था पार्टीशन के बाद, और मैं छोटा था उन दिनों, तो एक यहाँ से अखबार निकलता था उर्दू का प्रताप। उसकी पेशानी मास हेड के ऊपर एक शेर लिखा होता था जो आज भी मेरे दिल में उसी तरीके से जिंदा, जब मैंने उसको पहली दफा पढ़ा था। वो था कि भगवान ने आज तक उनकी हालत कभी ना बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो मैं माफी चाहता हूँ ये बात को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पहली लाइन है वी द पीपल। हम भारतीय, हम जो आयुर्वेदिस्ट हैं, वी आयुर्वेदिस्ट, सरकारी तंत्र हो, प्राइवेट हो, कॉलेज हो, कॉलेज के बाहर हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, हम कब उत्कृष्ट जागृत और उठेंगे, जागेंगे और चलेंगे। मेरी उम्र बीत गई, मैं 70वें दशक के में पहुंच के भी आगे हो गया हूं, और मेरे पिता भी वैद्य थे। हम ये सब समस्याएं हम सुनते आए हैं एक और कब ठहरेगा दर्द दिल, कब जान बसर होगी, सुनते हैं वो आएंगे, सुनते हैं सहर होगी। तो ये कब चीजें हम इनसे बाहर निकलेंगे। हम अपने बलबूते के ऊपर अपनी प्रैक्टिस में, या जो लोग किसी और साधन संपन्न लोग हैं वो अपनी सार्थकता कब सिद्ध करेंगे। हर चीज के लिए सरकार की तरफ क्यों देखें हम? उनकी अपनी मजबूरियां, अपनी पॉलिसीज है उनकी, उनका एक काम करने का अलग तरीका है। लेकिन प्राइवेट फील्ड में जो लोग बैठे हैं, सरकारों ने कभी उनको अपने गले लगाया है आज तक? कभी हमसे कभी पूछा है कि हाँ आपको लोगों को क्या चाहिए, हम आपकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको लोगों के जागरण के लिए, लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम आपका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो हर चीज के अलग अलग रूप है। एक घोड़ा अलग तरफ खींच रहा है, दूसरा अलग, तीसरा अलग तरफ खींच रहा है। तो अल्टीमेटली जो ओनर्स इज नाउ वी आयुर्वेदिस्ट, वी द पीपल। मेरे आपसे ये गुजारिश है। नहीं, आपका कहना सही है। फिर भी मैं तन्मय गोस्वामी जी, आप उडुपी से हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्या है, समाज का कोई दबाव है या हमारी कल्चरल या सोशल क्या चीजें हैं कि एक जगह गवर्नमेंट कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु या गुजरात में दूसरे ढंग से रिस्पॉन्ड करती है या उन पर जिम्मेदारी देती है आयुष को, और उत्तर भारत में दूसरे ढंग से देती है। तो क्या वहाँ समाज में कुछ दूसरी जागृति है, कोई कल्चरल इश्यूज हैं, क्या है? देखिए डॉक्टर पीके, एक सेकंड कहना इसलिए, सर माफ कीजिएगा वात्स्यायन साहब, अल्टीमेटली हम टैक्स देते हैं और सरकार इसीलिए बनाई गई कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम केवल अपने आप करें। नहीं, लेकिन कुछ जी हाँ। देखिए पीके गोस्वामी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है, और अभी जो आयुष 64 वगैरह आई हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये अगली वेव में काम आएगा। अब मेरा पॉइंट यह है कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज क्यों है रिस्पांस में, अप्रोच में। अब मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए सेंट इंडिया एक डेमोक्रेटिक, ऐसी बिग लार्ज डेमोक्रेसी है जहां पर रीजनल कल्चर, रीजनल स्टेट पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सिंह साहब यहां बैठे हुए हैं। देखिए कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे गुजरात हो, देखिए हमारे यहाँ पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक जो सोसाइटी है वही तो बोलेगी सरकार को करने के लिए, वही तो दबाव बनाएगी। जब इंटरेस्ट जहां पे जितना होगा उसी तरह काम होगा। अब प्रॉब्लम इस बात पे आ रही है नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ इंडिया में ये मानी हुई बात है कि हम लोगों के यहाँ एलोपैथी को सर्वोपरि साइकोलॉजिकली, सोशियो साइकोलॉजिकल डॉगमा हमारा एलोपैथी के प्रति बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट, एक साइकोलॉजिकल ट्रस्ट है उसका। आज लोग अपना घर मंदिर के पास नहीं बनाना चाहते हैं, एक हॉस्पिटल नजदीक हो। जबकि हमारे यहां कहा गया है डोंट प्लान द लाइफ, प्लान द डेथ ऑल्सो। हमारे यहाँ घर के अंदर मरना जो है वो अद्भुत माना गया था, आईसीयू में वेंटिलेटर पर मरना नहीं। लेकिन वो डर की वजह से जब बस पैसा आ जाता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग आईसीयू में ही जाना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं रीजनल, साउथ इंडिया या आपकी जो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया पे मैं दो इंडिया में डिवाइड कर रहा हूं।
ईस्टर्न इंडिया में इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, ये इंडियन जो है वो थोड़ा सा डाउन है, ये बहुत ज्यादा रहा है। बंगाल वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रहा है। होम्योपैथी को वहां पे वर्च्यू मिला है पर आयुर्वेद को नहीं। बट इफ यू कम डाउन टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट साउथ, लाइक फ्रॉम केरला टू कर्नाटका टू गुजरात टू महाराष्ट्र टू गुजरात, इवन टू राजस्थान ऑल्सो एंड इवन टू पंजाब, ये जो वेस्टर्न इंडिया है इसमें ये समृद्ध रहा है। और जहां जहां समृद्धि है वहां पर इंडियन साइंसेस को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक जो गरीबी से जोड़ा गया है ना, वो जो नहीं तो ये तो बेकार है इंडियन चीजों को। अब आ जाता है रीजनल चीजों में, जो आपका जो प्रश्न आया, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स को रोल प्ले करना पड़ेगा। सेंट्रल लेवल पर तो आयुर्वेदा काम कर रहा है, पर स्टेट लेवल पर हर स्टेट में, कर्नाटक में भी, केरला में भी, आप सोचते केरला में स्टेट सपोर्ट कर रहा है? नहीं। डॉक्टर वात्स्यायन की जो बात है वही, केरला के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कर्नाटका के प्राइवेट डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के प्राइवेट डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रोल आयुष के मामले में बहुत लोअर लेवल पर है। हाँ, सेंटर पर बहुत काम हो रहा है, कुटेजा जी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस समय पर, अब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, पर आप यदि कर्नाटक में आ जाएंगे ना, तो रीजनल स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा आयुर्वेद के लिए इतना रुझान है। हमारे उडुपी में क्यों ज्यादा रुझान है? 50% ऑफ द उडुपियन पॉपुलेशन आयुर्वेद पर डिपेंड है, 80% एलोपैथी को लास्ट चॉइस पकड़ती है, फर्स्ट आयुर्वेद पे आती, क्योंकि इंडिया के 3 इंडिया है, एक भारत, एक हिंदुस्तान और एक इंडिया। पोस्ट जो ब्रिटिश इंडिया है वो इंडिया है, उस पे ये एलोपैथिक का और जो वेस्टर्न कल्चर का हावी है। जो हिंदुस्तान है वो इस्लामिक। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उभारा और हमारी चर्चा 1 घंटे 10 मिनट हो गई है। हम फिर दोबारा इस चर्चा को फिर करेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जाने से पहले 1 मिनट ऐसे जरूर कर दूं। भारत का इन्फ्लुएंस में ज्यादा है जी, हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस नॉर्थ में ज्यादा है, और इंडिया का इन्फ्लुएंस तो मिक्स हो चुका है, इंडिया और हिंदुस्तान नॉर्थ में बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो समाज का दबाव। जी, मैं गीता कृष्णन जी आपके पास आता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? उसके बाद एसएन सिंह साहब के पास आऊंगा कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू स्ट्रेंथन, क्योंकि अभी ये अंत नहीं है, और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और खास करके आयुर्वेद के लोग तो मानते हैं कि बहुत सारा जो बीमारियों का कारण पोल्यूशन है, जनपदों ध्वंस, जनपद के जनपद जो है उजड़ जाएंगे। तो अभी हमें, मुझे लगता है कि अभी ये अंत नहीं है महामारी का, ये एक तरह से हमें कैसे स्ट्रेंथन करें हम सिस्टम को, आपकी क्या सलाह, क्योंकि आपने काफी देश में काम किया है। सर ऐसे है कि मुझे लगता है कि लाइक मुझे एक आई एम रिमाइंडेड ऑफ समथिंग। In 1997, 1998, I was doing my PG, and that was a time when there was this Panchayati Raj, act came up across the country, and many states adopted that. And since that, when that was the time when in Ayurveda was very famous about from Ayurveda from Kerala was very famous, but not so relevantly available in the community. It was not so relevant at that time, to be frank. People knew there were very good Ayurvedic Vaidyas, there were few Ayurvedic practitioners, etc. From that time, what happened was the number of Ayurveda or Ayush institutions started increasing across the state of Kerala. Kerala has something around 900 panchayat level, organization in the administrative block. Every panchayat developed an Ayurvedic institute, a homeopathic institute, or probably an Ayurveda and homeopathic institute, along with the modern medical institute which they had. And at that time, it was thought that it is not going to work because nobody believes in Ayurveda. Kitne log jayenge? Ye to bahut kharab decision hai, etc. But then it turned out that in about
when it became accessible to people, when it became known to people, when people were working there and people were working in the community, and when community started interacting with these people, the number of people going to Ayush facilities started increasing day by day by day. Like if you right now go to Kerala, or if you right now go to Tamil Nadu, or if you right now go to Gujarat, for that example, even for Rajasthan, the number of patients these health systems which Ayush controls sees is considerably huge. I can speak very clearly about Kerala because I know what is happening there on the ground. I also have been discussing with the Gujarat Health Secretary. So the kind of way in which the people Ayush is accessible to people had been tremendously improved by the infrastructure development. And for Uttar Pradesh, I think that is something very, very relevant. Like you see something around 1,000, nearly around 1,000 administrative blocks, including something around 100 big cities are there in Uttar Pradesh. We have 750 town areas. 750 towns. So just imagine if you plan that and plan for 10-year period and then think that every single township of a particular population will have an Ayush facility in the next 10 years. I'm not saying it cannot happen tomorrow. It cannot happen tomorrow. We can only talk about it. You think for a 10-year plan, say that we are going to create 2,000 units of this across the country across the state in 10 years time. Like start with 200 per year. If you are capable of do 1,000 per year, it doesn't matter. But if you create a plan like that, I think we will definitely make Ayush accessible to people. Once you create the accessibility, you have to remember when PHC started in India, it also started the same way. Like nobody, if you were, sir, you were in the sector and you would have seen the society. When a hospital starts in a rural area, people do not go there. People would always sit in their home. People would not go for delivery. You have to go to them and tell them, you see, you can deliver at home, but if you come to the hospital, you might get some benefit. Sometimes they have to be taken by ambulance. Sometimes they have to be given money to come there. So, this is a cultural change which you have to go through. And this cultural change, for some reason, had happened in an advanced level, or, much in advance in Kerala, or much in advance in certain parts of the country. Let us say we can talk about big cities, but we can also talk about probably 20 years before tier 2 cities like Pune, or such Nasik, etc. But this is happening, and this is not something which we need to think about. And we know we have the models in our hand. We know the allocations of funds which are required, but if you plan in advance, if you plan in very well, and if you plan quite, because even if you tomorrow, if Singh Saab decides that we are going to start 2,000 Sundays across the state, like you don't have enough number of students there. You don't have number of people to employ there. It is a long-term process. You need to plan for it. And that planning and that execution over a period of, including budgetary allocation, including infrastructure development, including what this should be delivering, what these things should be delivering, should be well defined, very well defined. If you define that, we are not talking 20 years before. We are talking in a highly advanced country in India. We are highly advanced. I'm very proud to tell you that we are one of the best countries with health systems across the globe. We have very good health system. Our health, but we need to properly utilize that. We need to properly place ourselves, and there would lie our advancements. That is how I would think we can make Ayurveda or Ayush Sudrid in UP, because that is something. But we need to have a plan. Do not think that it will come to us because something will happen. You plan long time, you execute it properly, get the allocation, plan for human resources, plan for what they are going to deliver, and start working there. That is how it is going to function, and that is how it is going to come up. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Geeta Krishnan, Dr. Geeta Krishnan. सिंह साहब, आपका समापन वो है. मैं सिर्फ 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होती है, क्योंकि आपने पंचायत राज की बात की, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास काफी बजट और प्लान है, तो क्या उनका जो डिस्ट्रिक्ट प्लान से भी कुछ आपको मिल सकता है?
और दूसरा जो पीएचसीज हैं, और ये हम लोग इस बात का काफी रोना रहते हैं कि साहब वहां पर मैन पावर नहीं है, डॉक्टर है, तो क्या आयुर्वेद के लोग पीएचसीज को नीचे लेवल पे संभाल सकते हैं, या उनके कुछ हॉस्पिटल, या जैसे भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? जी सर, सबसे पहले तो मैं दोनों गोस्वामी जी का जो कहा इन्होंने, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो नॉर्थ इंडिया को पीछे ले जाती है, होता क्या है कि जब हमारी इनकम कम है तो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वो जल्दी से ठीक होने के लिए एलोपैथ की तरफ गए, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा सर ये है कि डॉक्टर गीता कृष्णन जी ने कहा, यूपी में खासकर मैं बताना चाहूंगा सर कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई उसको हम लोगों ने अक्षरशः पालन कराया, और इंडिया का पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश जहां हमने I-64 जो पहला वेव आया था, बल्कि पहला वेव नहीं आया था, 19-20 के बजट में मैं डायरेक्टर बना तो मैंने कहा नहीं I-64 हमको लेना है सर। उस जमाने में हमने 9 करोड़ की दवा जो है I-64 लिया, और वही हमारी आज काम आ रही है जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में बंटवा रहे हैं। तो I-64, आयुष काढ़ा और अगस्थरीत की अणु तेल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आप देख लें, भारत सरकार का जो क्रम है उससे हमने डायरेक्ट बिना टेंडर के 19-20 से ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में दवाओं की समय शॉर्टेज नहीं है। दूसरा सर प्लान की बात है जहां तक, तो मैं सर बताना चाहूंगा आपको कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में 50 बेडेड हॉस्पिटल, मैं पहले भी बताया था सर त्रिपाठी सर आपको कि हमारे यहाँ 30 जिले में जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो हमने 30 जिले में हमारी योजनाएं चल रही हैं, और लखनऊ और बरेली का तैयार हो गया है। ये कोरोना नहीं आता तो हमारा प्लान था अप्रैल से उसे शुरू करने का, और उस हॉस्पिटल में 74 पद पोस्ट भी क्रिएट हो गई हैं, जिसमें सीनियर मेडिकल अफसर, रेजिडेंट और आउटसोर्सिंग से पैरामेडिकल स्टाफ की, पता चला लोक सेवा आयोग से और उससे जो है बड़ा टाइम लगता है गवर्नमेंट प्रोसीजर में, तो आउटसोर्सिंग पे चालू करने का, और बहुत बढ़िया योजना है। तो पहले फर्स्ट पेज में हम लोग हर जिले में 50 बेडेड हॉस्पिटल पूरा करना चाह रहे हैं, जिनमें से हमारे 30 जिले में बन रहे हैं इस समय, और 2 जिले के तो बनके बरेली और लखनऊ के तैयार हैं। अगर ये कोरोना नहीं आता तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको जो है टेक ओवर करके अगले कदम में ले लेते। दूसरा सर ये कि ये जो आयुष्मान भारत है सर, उसमें भी जो 10% हमको मिला है, 324 हमारे हॉस्पिटल फंक्शनल हो चुके हैं, और 268 को हम और करने जा रहे हैं, तो लगभग 592 हमारे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हैं, जो हमारी निजी अपनी डिस्पेंसरी में है, वो भी बढ़िया काम करेंगे। एक दिक्कत सर उत्तर प्रदेश में खासकर मैं कहना चाहूंगा, पूरे अन्य इंडिया के अन्य स्टेट से ये डिफरेंट है कि हमारे यहाँ सर मेडिकल अफसर के 2 तरह के कैडर हैं। एक है MOCH, मेडिकल अफसर इन कम्युनिटी हेल्थ, जो एलोपैथ में PSC साइड में जिनकी पोस्टिंग होती है एज ए कम्युनिटी अफसर की, और दूसरा होता है मेडिकल अफसर आयुर्वेद, जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में जिनकी पोस्टिंग होती है। अब हुआ क्या, उसमें जो MOCH हमारे गए, उनपे जो भी कहें ऐसा प्रेशर रहा कि वो अपनी दवाएं भूल गए। जो नेशनल प्लानिंग थी और जो सरकार का जो उद्देश्य था, या उनसे जो भी कहें, सरकारी वासन साहब आदमी बहुत आजाद नहीं होता है, प्रेशर्स होते हैं, तो वो एलोपैथी चिकित्सा ही लिखने पे जो है कर दिए। अब रही बात जो भारत सरकार से जो गाइडलाइन आई, उसमें बड़ा क्लियर लिखा था कि हमारे आयुष डॉक्टर पैरामेडिकल को एज ए सपोर्टिंग स्टाफ लगाया जाए। उस लाइन को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत उसको पढ़ा कि आप पढ़िए इसको, डायरेक्टर साहब क्या लिखा है, सपोर्टिंग में दीजिए। तो पूरा स्टाफ हमको एज ए सपोर्टिंग में DM के, जो DC बोलते हैं कई जगह, पंजाब में DC बोलते हैं, हमारे यहाँ DM बोलते हैं, उनको और CMO के हवाले कर दिया गया कि भाई ये जो कहें वो करें। बहुत सारे हमारे पास फोन है कि सर हम अपना क्यों नहीं शुरू कर सकते। लेवल 1 हमारा हॉस्पिटल बनारस का देखिए इतना बढ़िया चल रहा था, लेवल 1 लेवल 2 पे पीलीभीत में हमारे यहाँ मरीज भर्ती हो रहे हैं, सारा हो रहा था। लेकिन जहां पर जो हमारे हाथ में नहीं रही उसकी बागडोर, तो हम लोग उनकी ही मदद से, यानी कि उन्हीं से रिक्वेस्ट किए साहब ये हमारी दवाएं भी चलवा दी जाएं, तो उनके माध्यम से ही दवाएं चलवाई गए। ये भी एक मतलब बिग इशू है। रही बात जो सिमिलरिटी की है सर, मैं पंजाब में रहा डॉक्टर वात्सायन जी आपके यहाँ, तो वहां पर देखिए आपके यहाँ जो पे स्केल था बहुत कम था जब मैं वहां था,
जब हमारे यहाँ 8500 का स्केल था, 8500, तो आपके यहाँ 7200 का स्केल था। तो वहां जो कहते थे, अब आप सही है गलत है मुझे जहां तक याद है, वहां पर जो सरकार थी अकाली की, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जहां आयुर्वेद शब्द लिखा हो तो हम मॉडर्न से आपका स्केल ज्यादा बड़ा कर देंगे। तो ये मैंने कहा ना, पॉलिटिकल विल पावर ये भी बहुत कुछ जो है डिफाइन करती है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं सर, उस पे निश्चित रूप से हम आगे जो काम करेंगे। मेरा कहना है सर कि जो पद खाली थे, जैसे अब हमारे स्टूडेंट आए हैं और डिस्पेंसरी में सर गए हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फीडबैक मिलता है। वो कहते हैं सर यहाँ पहले कोई नहीं आता था, डॉक्टर ही नहीं था, अब लोग बड़े खुश हैं। तो पब्लिक से ये फीडबैक आने लगा। और हमने एक कार्यक्रम सर चलाया था आयुष आपके द्वार। आयुष आपके द्वार में हमने हर डॉक्टर को कहा था कि आप हफ्ते में एक दिन अपने 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में, स्कूल में, किसी ग्राम पंचायत में ये जो है कैंप लगाएंगे। और आयुष वाटिका ग्राम पंचायतों में हम लोग आयुष वाटिका जो है डेवलप कर रहे हैं, आयुष ग्राम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं कहूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि जो हम लोग आउटलुक बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहीं पर सर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे शिक्षक भी बहुत जुड़े हैं। हम जो आयुर्वेद की संस्कृत में हिंदी पढ़ाते हैं, और जो कहते हैं कि तुम काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री प्रसूति, इसके अलावा सर स्पोर्ट्स आयुर्वेदा, हमारा स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के लिए मेडिसिन के रूप में काम करें, फिजियोथेरेपी के लिए काम करें, डाइट के लिए इतना बढ़िया आयुर्वेद में डाइट के लिए बताया गया है। एज ए डाइटिशियन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो रखे जाते हैं, तो हम उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी बताएं तो ये भी हमारे जो है उसको आयुर्वेद को प्रोत्साहित कर सकता है। अगर हम इन सब चीजों को अपनाते हैं तो सर हम लोग, ऐसा नहीं है, सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन वही है कि सडन नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और ये विचार होगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि गीता कृष्णन जी WHO से जुड़े हैं सर, थोड़ा सा जब ऊपर से बड़ी क्लियर इंडिकेशंस आती हैं, लाइंस आती हैं, तो स्टेट की सरकारों को उसमें कार्य करने के लिए थोड़ा सा, अगर सरकार उसके फेवर में है, करना चाहती है, तो स्टेट की गाइडलाइन को जरूर पढ़ती है। तो वहां से भी सुधारात्मक जो है चीजें आए तो हम लोग बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। नहीं, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। आज की 1.5 घंटे हमने ये चर्चा चलाई, और इतना ड्राई सब्जेक्ट कह सकते हैं। जनरली मीडिया में कौन लोग नहीं रुकते, देखने वाले भी, सुनने वाले भी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की सोसाइटी के हित की। 2 छोटी छोटी बातें मेरी समझ में आई कि एक तो हेल्थ की जो पॉलिसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए, ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। अगर मुझे पता होता तो मैं चीफ सेक्रेटरी से जरूर कहता कि भाई ये अपना माइंड अप्लाई करो, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो कि आयुष के डॉक्टर्स को आप ये इस तरह से सपोर्ट स्टाफ करो। और मुझे लगता है कि कभी कभी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली भी शेयर कर लेनी चाहिए मीडिया के लोगों से, तो ये जो इस तरह से एबरेशंस होते हैं पॉलिसी में या निर्णय में, उनको दुरुस्त किया जा सकता है अगर वो पब्लिक लाइट में आए। और दूसरा, आयुर्वेद के लोगों के पास अपना अखिल भारतीय संगठन नहीं है, और पॉलिसी मेकिंग में सरकार हर एक से अलग अलग लोगों से बात नहीं कर सकती। तो अगर आपका अपना संगठन हो राष्ट्रीय स्तर पर, तो मुझे लगता है सरकार को भी सुविधा होगा, पॉलिसी बनाने वालों को भी सुविधा होगी। तो इस पर आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस विषय को फिर आगे हम फिर बात करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, जो बात गीता कृष्ण साहब ने उठाई है, कि उस लेवल पे कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए आयुर्वेद को। आज के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने इतना समय दिया, आपने इतने बहुमूल्य विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया स्वराज के माध्यम से जो हम जन सेवा का एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो जनता के लिए कुछ न कुछ भला करने में कामयाब होगा, आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार। चला गया।